नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो यहाँ पर जो आपके उत्तराखंड वन दरोगा की जो आपकी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसका एक वीडियो और आपके लिए लाया गया है। तो आप सभी लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको इस प्रकार के वीडियो लगातार मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न। तो आप लोग देख सकते हैं आज का आपका जो पहला प्रश्न है वह है, निम्न में से कौन हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाती है? और जो इसका सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी, वृक्क धमनी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो हृदय होता है, हृदय से लेकर आपके किडनी तक ब्लड सप्लाई करने का जो काम करती है उसका नाम है आपका वृक्क धमनी। और आपके जो वृक्क है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको जो ध्यान में रखना है वह इस प्रकार से है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वृक्क की संरचना सैम के आकार की होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि वृक्क की शेप किस प्रकार की होती है तो आपको ध्यान रखना है यह एक सैम के शेप की होती है। फिर आपको अगली बात ध्यान रखनी है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो किडनी होती है उसकी जो आपकी फंक्शनल यूनिट होती है उसको क्या कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है उसी को आपका नेफ्रॉन कहा जाता है। फिर जो आपका जो अगला है यहाँ पर कोरोनरी धमनी, तो जो आपका ऑप्शन डी था कोरोनरी धमनी, उसके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान रखनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोरोनरी धमनियाँ कोरोनरी परिसंचरण की धमनी रक्त वाहिकाएं हैं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय की मांसपेशी में ले जाने का काम करती है, जिससे कि हृदय सुचारू रूप से कार्य करता रहे। तो यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि कार्य करता रहे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कोरोनरी धमनियाँ होती है वह वो धमनियाँ होती है जो आपका जो आपके ब्लड होता है उसके सप्लाई आपको हृदय की मांसपेशियों तक करने का कार्य करती है, कि जिससे कि आपका हृदय आपको उसको प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहे और वह अच्छे से कार्य करता रहे। फिर जो आपका एक ऑप्शन था वह था वेना कावा। तो जो वेना कावा क्या होती है आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेना कावा दो सबसे बड़ी सिरा है। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए तो सबसे बड़ी सिरा तो वो होती है वेना कावा, और ये आपके दो प्रकार की होती है। जो हृदय के दाहिनी ऊपरी कक्ष यानी आपका जो दाया आलिंद होता है में रक्त ले जाने का कार्य करती है। तो आपकी जो वेना कावा होती है वो दो किस कौन कौन से प्रकार की होती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहली होती है इनफीरियर वेना कावा और दूसरी होती है सुपीरियर वेना कावा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वेना कावा दो प्रकार की होती है। फिर आपको ध्यान रखना है कि जो वेना कावा दो प्रकार की होती है उनके नाम, पहला इनफीरियर वेना कावा, दूसरा सुपीरियर वेना कावा। अब आपको इनके बारे में थोड़ी जानकारी रखनी है कि जो इन पहला है जो आपका इन्फीरियर वेना कावा क्या होती है। तो आप ध्यान रखें कि जो इन्फीरियर वेना कावा होती है ये आपका डीऑक्सीजनेटेड जो आपका रक्त होता है इसको लोअर हाफ ऑफ द बॉडी से आपके हार्ट तक लाने का कार्य करती है। यानी आपका जो बॉडी का जो निचला हिस्सा होता है, जो आपका डायाफ्राम होता है, उससे नीचे का जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जो आपका वह ब्लड जो अशुद्ध होता है इसको आपका जो है हार्ट तक लाने का कार्य ये करती है। फिर आपको ध्यान रखना है जो सुपीरियर वेना कावा के बारे में, तो सुपीरियर वेना कावा वह होती है जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो आपका अपर पार्ट का अपर हाफ का जो डायाफ्राम से ऊपर का जो पोर्शन होता है वहां से ऊपर का जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसको आपका जो है नीचे जो राइट अट्रियम होता है, दायां अलिंद होता है, वहां पर लाने का कार्य करती है। तो ये था वेना कावा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, रेतीली मिट्टी के लिए निम्न में से कौन सी फसल आदर्श है?
और जो इसका सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी, मक्का। तो जो मक्का की फसल होती है यह आपकी रेतीली मिट्टी में आसानी से उगाई जाती है। फिर जो आपका जो अगला प्रश्न है वह है, विभिन्न विद्युतीय सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा उपकरण को कहते हैं। तो इसका जवाब आप सभी लोगों को वैसे पता होगा कि जो आपके घरों में यूज होता है तो वो है आपका विद्युत यानी इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वह आपका विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है आपको ध्यान रखनी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। फिर अगली बात आपको फ्यूज के संबंध में ध्यान रखनी है कि फ्यूज हमेशा निम्न गलनांक वाली धातु से बना होता है, यानी जिसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कम होगा, लो होगा, उसी मेटल से आपका फ्यूज बना होता है। ये प्रश्न भी आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसी के साथ आपको ये प्रश्न ध्यान रखना है कि फ्यूज किसका बना होता है। तो फ्यूज का तार होता है वह मेनली लेड व टिन से मिलकर बना हुआ होता है, यानी एक मिश्र धातु होती है लेड व टिन से मिलकर, तो उससे आपका फ्यूज वायर बनी हुई होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है, पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित गैस है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। तो आप सभी लोगों को इसका प्रश्न का वैसे जवाब पता होगा कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें दूसरे सबसे अधिक मात्रा में जो आपकी पाई जाती है वह है आपकी ऑक्सीजन, और जो पहले नंबर पर है वो है आपकी नाइट्रोजन। तो आप देख सकते हैं जो नाइट्रोजन है वह होती है लगभग 78% और ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है 21% अबाउट। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती है। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पत्ती यानी लीफ। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी पौधे की अगर बात की जाए मेसोफाइल कोशिकाएं की तो ये आपकी हमेशा पत्तियों में पाई जाती है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है, थायमीन की कमी से होता है। तो आपको बताना है कि जो थायमीन होता है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेरी बेरी। तो जो ये थायमीन है यह आपका विटामिन बी 1, तो विटामिन बी 1 को ही आपका थायमीन कहा जाता है और इसकी कमी से आपका बेरी बेरी रोग होता है। तो इनके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण विटामिन और इनसे संबंधित जो रोग हैं इनके बारे में जो आपको ध्यान रखना है, तो आप यहाँ पर एक टेबल बनाई गई है, इसमें अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है विटामिन, फिर उसका रासायनिक नाम और उससे होने वाला रोग। तो सबसे पहले विटामिन ए, जिसका केमिकल नाम है आप यहाँ पर देख सकते हैं रेटिनॉल। तो रेटिनॉल आपका विटामिन ए का केमिकल नेम है और इससे होता है आपका रतौंधी। यह आपका आंखों से संबंधित रोग है जिसमें आपको रात्रि में दिखाई नहीं पड़ता है। फिर है आपका विटामिन बी 1 जो अभी आपसे पूछा गया था, थायामीन। तो इससे आपका जो है बेरी बेरी नामक रोग होता है। फिर अगला है आपका विटामिन सी, इसका जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड और इससे होता है मसूड़े फूलने नामक बीमारी और स्कर्वी इससे आपका होता है। फिर अगला आप यहाँ पर देख सकते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, इससे होता है सूखा रोग जिसे कहा जाता है रिकेट्स। तो रिकेट्स नामक बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है। अगला है विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल और इसकी कमी से जो रोग होता है वो है जनन शक्ति का कम होना। अगला है आपका विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फिलिक्विनॉन और इसकी कमी से होता है रुधिर स्राव होना, यानी कहीं पर अगर कट जाए तो वहां से रुधिर का थक्का नहीं बनता है और इसी से होता है आपका दूसरा
हीमोफोलिया। तो जो विटामिन के है, इसी के कारण आपका जो रुधिर होता है उसमें थक्के बनने की प्रवृत्ति होती है, यानी और थक्के बनने में आपका सहायक होता है। तो आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर कर हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हमें भी पता लगे कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो आप लोग अगर वीडियो को लाइक और जितना ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो उससे हमें भी पता लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। तो इसीलिए आप लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपको इस प्रकार के वीडियोज लगातार मिलते रहें। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है ल्यूकोपेनिया है। तो आपको बताना है कि जो ये ल्यूकोपेनिया है ये किसको कहा जाता है। और आपका जो सही जवाब होगा वह होगा, आपका जो ल्यूकोपीनिया होता है यह होता है श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो जो आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पुलस, तो इसमें अगर आपकी कमी हो जाती है तो इस रोग को कहा जाता है ल्यूकोपेनिया। फिर अगला प्रश्न है वह है आपका, निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। और आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, काला अजार। तो आपको ध्यान रखना है कि जो काला अजार नामक बीमारी है यह आपकी प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो इनसे संबंधित ध्यान रखनी है, तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो ऑप्शन बी चेचक, अगर चेचक पूछा जाए तो चेचक एक विषाणु जनित रोग है, यानी यह वायरस के कारण यह बीमारी होती है। और अगर पूछा जाए कि चेचक के टीके की खोज किसने की, तो ये काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। तो चेचक के टीके की खोज 1976 में एडवर्ड जेनर ने की थी। फिर जो अगला ऑप्शन था रेबीज, तो रेबीज भी एक आपका वायरस जनित बीमारी है, यानी विषाणु के कारण होती है। फिर है एड्स, तो एड्स का काफ़ी बार आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है स्वपोषी जीवों की कार्बन व ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं की प्रक्रिया के द्वारा पूरी होती है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो स्वपोषी होते हैं जितने भी, उनमें जो उनकी कार्बन व जितने भी ऊर्जा संबंधित आवश्यकताएं होती है वह सारी की सारी ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस होता है उससे पूरी होती है। और उसमें आपको पता होगा कि उसका जो समीकरण होता है वो होता है 6CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू बनता है आपका ग्लूकोज C6H12O6, ये होता है आपका ग्लूकोज। और उसके साथ बनता है +6O2। तो ये इक्वेशन भी आपको पता होनी चाहिए। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है सामान्य सर्दी व फ्लू के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है, यानी जो आपको सामान्य सर्दी रोग होता है या फ्लू होता है तो इसके लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार होता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वायरस। तो जो वायरस होता है इसी के कारण आपका जो सर्दी व फ्लू नामक रोग होता है। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान रखनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले जीवाणु जनित, यानी जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, तो हैजा हो गया, मियादी बुखार, तपेदिक, क्षय रोग और प्लेग, ये सारे के सारे आपके जीवाणु से होने वाले रोग हैं। अगला है जैसे प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां होती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मलेरिया, निंद्रा रोग जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है, काला अजर, तो ये सारी की सारी बीमारियां प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होती है। अगला है कवक, तो जो कवक के कारण होती है वो होती है गंजापन हो गया, दमा, दाद खाज, ये सारी की सारी बीमारियां आपका कवक के कारण उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल का उदाहरण है। और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन डी,
कपास। तो जो ये कपास की फसल है यह आपका खरीफ की फसल का उदाहरण है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो खरीफ की फसल होती है इनको जून जुलाई में बोया जाता है और इनको अक्टूबर के आसपास काटा जाता है। जैसे कि आपका हो गया धान, मक्का, ज्वार हो गया, बाजरा, मूंग, मूंगफली हो गया, गन्ना हो गया, सोयाबीन हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया। तो ये सारी की सारी आपकी खरीफ की फसल के उदाहरण है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है किस संघ में जीवों के संयुक्त यानी खंडों में जुड़े हुए पैर होते हैं। और आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए ऑर्थोपोडा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑर्थोपोडा संघ के जो जीव होते हैं इनके जो पैर होते हैं वह खंडों में जुड़े हुए होते हैं। तो आपको और ध्यान रखना है कि जो ऑर्थोपोडा है यह आपका जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ का नाम बताइए तो वह आपका ऑर्थोपोडा है। और जो ऑर्थोपोडा संघ होता है इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसी के साथ इसके जो कुछ उदाहरण आपको ध्यान रखना है ऑर्थोपोडा में, जैसे आपका झींगा आता है, तितली आपका ऑर्थोपोडा में आता है, मक्खी हो गया, मकड़ी, बिच्छू हो गया और जो केकड़े होते हैं ये सारे के सारे ऑर्थोपोडा संघ से रिलेट करते हैं। अगर आपको इनसे रिलेटेड वीडियोज को देखना है ऑर्थोपोडा, मोलस्का, निमेटोडा, इनको डिटेल्स में पिछले वीडियोज हैं जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर इनके बारे में डिटेल में बताया गया है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है निम्न में से ऊष्मागतिकी तापमान की एसआई यूनिट है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी केल्विन। तो आपको ध्यान रखना है कि ऊष्मागतिकी तापमान की आपकी एसआई यूनिट केल्विन होती है। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्न में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मोनेरा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मोनेरा जगत के जीव होते हैं इनमें आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है तो वह कोशिकाएं जिसमें केंद्रक झिल्ली अब्सेंट होती है उस कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो इस पर भी आपका डिटेल्स में वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है जिसको आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है समुद्र तल पर सामान्य वायु दाब होता है। और जो आपका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए 1013.25 मिली द्वारा जो आपका होता है वह होता है सामान्य वायुदाब सी लेवल पर। तो आपको ध्यान रखना है कि वायुदाब होता क्या है कि प्रति इकाई जो क्षेत्रफल होता है उसमें जो वायु के स्तंभ का जो भार होता है उसी को आपका वायुदाब कहा जाता है। और वायुदाब को मापने के लिए वायुदाब मापी यंत्र होता है या उसको बैरोमीटर भी कहा जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है और इसकी जो यूनिट होती है वह मिली बार होती है। और जो एक मिली बार होता है उसका जो अगर बात की जाए तो एक मिली बार एक वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के ग्राम भार के बराबर होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साथ में आपको ध्यान में रखनी है। फिर जो अगला प्रश्न है वो है ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी C4H10। तो C4H10 आपका ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है। फिर जो अगला प्रश्न है वो है चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। और इसका सही जवाब होगा चांदी का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वह होता है 10.8। तो आपको ध्यान रखना है कि 10.8
चांदी का आपेक्षिक घनत्व होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपेक्षिक घनत्व होता क्या है, जिसे रिलेटिव डेंसिटी कहा जाता है। तो पदार्थ का घनत्व तथा जो आपका जल का घनत्व होता है, तो उसी का जो रेशियो होता है उसको आपका आपेक्षिक घनत्व कहा जाता है। फिर आपको ध्यान रखना है कि जो आपेक्षिक घनत्व है यह एक विमाहीन राशि होती है। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी पदार्थ या तरल का आपेक्षिक घनत्व का मान 1 से कम होता है, तो इसका मतलब होता है कि वह पदार्थ जल से कम सघन है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है, निम्न में से किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोलस्का। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मोलस्का संघ के जीव होते हैं इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि इनके जो अधिकांश जीव होते हैं मोलस्का संघ के, उनमें एक कवच पाया जाता है। इनमें खुला संवहनी तंत्र पाया जाता है और इनमें उत्सर्जन का कार्य गुर्दे के द्वारा होता है। जैसे उदाहरण के लिए घोंघा हो गया, सीप हो गया, यूनियो हो गया, ऑक्टोपस हो गया। तो ये सारे के सारे आपके मोलस्का संघ को बिलोंग करते हैं। फिर आपका जो अगला प्रश्न है, ध्वनि निम्न में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ठोस। तो आपको पता होगा कि ध्वनि सबसे तेज ठोसों से गुजरती है। फिर अगला प्रश्न है, प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25। तो आपको इसका जवाब कमेंट कर कर कमेंट बॉक्स में देना है कि प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। साथ ही में आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।